जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी लोगों ने हमारे पहले वीडियो को बहुत ही प्यार और सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने डिमांड की कि आप इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आए, जिससे हमारा स्कूल एग्जाम में बहुत शानदार हो सके। तो साथियों, आप सभी की डिमांड को देखते हुए आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। ऐसे लाजवाब प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने की 101% संभावना है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से लाजवाब वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें यहां पर जैव निम्नीकरण क्या होता है। तो देखिए भाई, जिनका अपघटन जीवाणु और कवक से आसानी से हो जाता है उनको कहा जाता है जैव निम्नीकारक। जैसे हम बात करें सब्जी और फल के छिलके हो गए, सीवेज हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गए, कागज हो गया, ऊन हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी क्या है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं जीवाणु और कवक से, इसलिए इनको बोला गया है जैव निम्नीकरण। ठीक है, ओके। और जिनका अपघटन जीवाणु और कवक से नहीं होता है, ये प्रकृति में बहुत लंबे समय तक डले रहते हैं, नष्ट नहीं होते, उन्हें कहा गया है जैव अनिम्नीकरण। जैसे हम बात करें प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा, डीडीटी इत्यादि। तो एग्जाम में जो डीडीटी है कई बार पूछा गया है कि डीडीटी क्या है। तो ध्यान रखिए, जो डीडीटी है यह एक अजैव निम्नीकारक, मतलब इसका क्या है, अपघटन नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है अजैव निम्नीकारक। ठीक है, इसके बाद हम देखें हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला क्या है। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ गहन संलग्नता रखती है। इसको भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दम घोटू गैस कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। यदि पूछा जाए जो स्मॉग है या धुंध है यह किसका मिश्रण होता है या किससे बनता है, तो आप बताएंगे धुएं एवं कोहरे से क्या बनता है, स्मॉग या धुंध बनता है। ठीक, लंदन धूम्र दिखाई देता है। कब दिखाई देता है लंदन धूम्र, तो है शीतकाल में सुबह के समय दिखाई देता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी गैसें जो कि हमारे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कर देती हैं उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। और सबसे अधिक योगदान देखें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है, सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठीक, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है, तो आप बताएंगे चीन है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले किसके द्वारा पहचाना गया था, तो आप बताएंगे ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भाई करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने सारी ग्रीन हाउस गैसों को बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। इसमें से आपको 3 ऑप्शन यहां से मिल जाएंगे, एक कोई ऑप्शन कोई अलग से दे देगा। जैसे मान लो एक ऑप्शन दे देगा आपको हाइड्रोजन, तो आप बता दोगे कि भैया हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसको यहां पर समझाया गया है। देखिए ये जो किरणें हैं पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन क्या है, वापस नहीं जा पाती, इसलिए जो वायुमंडल है वो क्या है, गर्म हो जाता है और इसको ही नाम दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भाई क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था वर्ष 1997 में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। ठीक है, या कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध होता है क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब बात करें हम अम्ल वर्षा की। जो अम्ल वर्षा है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? तो अम्ल वर्षा के लिए भैया मुख्य रूप से उत्तरदायी सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये क्या है? मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षय या संक्षरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो भाई मेरे अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतें और मूर्तियां क्या है इनका क्षय होता है, इसी को कहा गया है स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, पूछा जाए कि ताजमहल का रंग है वह पीला क्यों होता जा रहा है, तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए अम्ल वर्षा को समझाया गया है। अम्ल वर्षा के लिए देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और इनसे क्या है भैया, देखिए इनसे क्या है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल और क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही घातक होते हैं। इससे क्या है जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर और मानव के स्वास्थ्य पर अम्लीय वर्षा का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर देखिए आप लिखा भी हुआ है, त्वचा पर जैसे फफोले पड़ना है ना, जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला होना, ये सभी क्या है अम्लीय वर्षा के ही प्रभाव हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अम्लीय वर्षा को दर्शाया भी गया है कि कैसे क्या होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं उद्योगों की चिमनियों से क्या है गैसें निकल रही हैं सल्फर डाइऑक्साइड, वाहनों से भी क्या है हानिकारक गैसें निकल रही हैं, है ना। अब चलिए पूछा जाएगा आपसे कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है, तो आप बताएंगे जो सिल्वर आयोडाइड है एक कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे शुष्क बर्फ है या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा आपसे ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र तो ये कहां पर है? मैनचेस्टर में है। विश्व में सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहां पर हुई थी, तो आप बताएंगे स्वीडन में हुई थी। देखिए जो भी यहां पर आपको बता रहा हूं ऐसा ही बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में आना है उसी को यहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। यहां पर देखिए पहली बात तो आपको गैस का नाम पता होना चाहिए, मेथाइल आइसोसाइनेट की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। इसका आप सूत्र भी ध्यान रखिए क्योंकि आपको हिंदी नाम न देकर इसका सूत्र दिया जा सकता है। ठीक है, CH3NCO ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या है पूछा जाए आपसे कि चेर्नोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी भैया? ये हुई थी यूक्रेन में 1986 में हुई थी और इससे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को। इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सन ध्यान रखना 1986 में कब हुई, कहां हुई थी? यूक्रेन में। यहां पर देखिए डायग्राम समझाया हुआ है। देखिए ये कहां हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में हुई थी। कब हुई थी भैया ये घटना? 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी वर्ष 1984 में। इस गैस का नाम क्या था? मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जिसका सूत्र भी यहां पर दिया है CH3NCO। ठीक है, यहां पर फिर हम देखें
चेरनोबिल परमाणु आपदा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आपदा माना जाता है। एक घटना हुई थी भैया यूक्रेन के पावर प्लांट में। कब हुई थी? वर्ष 1986 को हुई थी। और इसमें रिसाव किसका हुआ था? तो इसमें रिसाव हुआ था यूरेनियम को। ठीक है, इसमें रिसाव किसका हुआ था? यूरेनियम का इसमें रिसाव हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप देखते हैं कि किससे क्या क्या रोग होते हैं, कौन से प्रदूषक से। जैसे आपको पता है पारा से क्या है, पारा युक्त जल पीने से क्या होता है? मिनी माता नामक रोग होता है। कई बार पूछा गया है, आप ओल्ड पेपर उठा के देखें, वहां पर आपको यहां से कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पूछा जाए आर्सेनिक से क्या होता है, तो आप बताएंगे ब्लैक फुट रोग होता है। फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोराइड से क्या है? फ्लोरोसिस रोग होता है, या कहा जाए नाकनी संलक्षण रोग होता है। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कैडमियम से क्या होता है? ईटाई रोग होता है। एस्बेस्टस से क्या होता है? तो आप बताएंगे फेफड़ों का कैंसर होता है। बेंजीन से क्या होता है? ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। और क्या है? एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। साथियों, इन प्रदूषक की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना। आप 2 बार इस वीडियो को देख लोगे, एग्जाम से पहले मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। अब हम देखते हैं प्रदूषण के सूचक। जैसे हम बात करें जो लाइकेन होता है, यह किसका सूचक होता है? तो आप बताएंगे वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और लाइकेन क्या करता है? शैवाल और कवक के बीच सहजीविता का संबंध भी दर्शाता है। इस पॉइंट को यहीं पर आप कवर कर लीजिए। ठीक है, सीवेज प्रदूषण के सूचक क्या होते हैं? तो आप बताएंगे जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, यह सीवेज प्रदूषण के सूचक होते हैं। जल प्रदूषण के सूचक क्या होता है? तो आप बताएंगे डायटम होता है। ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे बीओडी होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा बीओडी का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। हिंदी में कहा जाएगा जैव ऑक्सीजन मांग। फिर पूछा जाएगा ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे डेसिबेल होती है। या पूछा जाएगा ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तब भी आप बताएंगे डेसिबल में मापा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि जो ग्रीन मफलर है यह किससे संबंधित है? तो ये देख, ग्रीन मफलर में होता क्या था? सड़कों के किनारे क्या है? वृक्ष लगाए जाते थे, जिससे क्या है जो वाहनों द्वारा आवाज आती है उसको क्या है कम किया जा सके। तो हम कह सकते हैं ग्रीन मफलर का संबंध होता है भाई ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, अगला है WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना है? तो आप बताएंगे 45 डेसिबल है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1985 में हुई थी। और जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा की डॉल्फिन है। ये पॉइंट भी आप यहां पर कवर कर लें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की क्या है? गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला है भारत में मृदा अपरदन की सबसे अधिक समस्या कहां पर है? तो आप बताएंगे जो चंबल घाटी का बीहड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे अधिक मृदा अपरदन की समस्या है। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको कौन रोकता है? तो आप बताएंगे सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं, इनसे क्या है हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। और इनको कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। इसलिए भाई ओजोन परत बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, है ना। अगला है ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? आपको पता है जो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जा रही है ये क्या है? धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और इसके लिए सबसे उत्तरदायी कौन सा है? तो आप बताएंगे CFC, जिसे कहा जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब बात आती है
कि जो ओजोन परत है भैया इसकी मोटाई को किसमें मापा जाता है, तो आप बताएंगे इसकी मोटाई को भैया हम डायमेंशन यूनिट में मापते हैं। किसमें मापते हैं, हम इसकी मोटाई को डायमेंशन यूनिट में मापते हैं, ठीक है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं डीबी, डायमेंशन यूनिट, है ना। अगला है ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ओजोन संरक्षण से। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप बताएंगे 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसी दिन भाई निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो इससे यहां से आप ध्यान रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस प्रति वर्ष से 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगला है ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है वह कहां पर है और कब होती है, तो आप बताएंगे सबसे अधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है श्रीनगर में, और सबसे कम मोटाई कब होती है, त्रिवेंद्रम में होती है वर्षा ऋतु में, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए सारे पॉइंटों को यहां पर इकट्ठा बताया गया है। देखिए ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन के 3, है ना। ओजोन परत कहां पाई जाती है, आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ये क्या करती है, तो ये बताइएगा आप, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इनसे क्या है, हमारी रक्षा करती है। और इसकी मोटाई किसमें मापा जाता है, तो आप बताएंगे डायमेंशन में मापा जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का जो क्षय है किससे हो रहा है, तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC से, ठीक है। समय कम है इसलिए मैं क्या है बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि आपका जो स्कोर है एग्जाम में मुझे शानदार चाहिए, मतलब चाहिए। अगला है ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल कौन सा था। एग्जाम में क्या है आंसर वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत को बचाने के लिए था वह था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। ओजोन छिद्र मानी जाती है, ध्यान अभी हमने पढ़ा ना, ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है डायमेंशन यूनिट में मापी जाती है, और जहां पर ओजोन परत की जो मोटाई है 200 डायमेंशन से कम होती है तो वहां पर क्या है, छिद्र माना जाता है। ये कहा जाता है भैया वहां पर छिद्र हो गया है, ठीक है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहां पर हुआ है, किस ध्रुव पर हुआ है, तो आप बताएंगे दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से किसका योगदान है, तो आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो योगदान है वायु प्रदूषण में सर्वाधिक है, लगभग 50% केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत को सबसे हानि किससे हो रही है, तो आप बताएंगे CFC से सबसे अधिक हानि हो रही है ओजोन परत को। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी जो है हुई थी यह किस गैस से हुई थी, तो आप बताएंगे मेथिल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र होता है CH3NCO। क्लियर हो गया ना इतना सारा जो पढ़ा हुआ है। आप एक काम करना, इस वीडियो को भाई एक बार और देख लेना, आपसे मैं बोलता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन का मापक क्या होता है, तो एक देखिए जल प्रदूषण में जो ऑक्सीजन का मान है वो हम BOD से ज्ञात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का स्तर ज्ञात किया जाता है। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे कि DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतक जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है जैविक आवर्धन। पूछा जाए आपसे कि जैविक आवर्धन का अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे DDT। DDT का मतलब क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है, बताइए आप लोग। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का मतलब होता है,
ठीक है। अगला है शैवाल विलुम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है शैवाल विलुम? आप बताएंगे सुपोषण से। गंगा का जो जल है भैया आप बताएं किससे शुद्ध रहता है? आपको पता है ना गंगा का जल है भैया ये हमेशा शुद्ध रहता है। ये ऐसा होता है जीवाणु भोजाणु की वजह से, जीवाणु भोजी की वजह से ऐसा होता है कि गंगा का जल है ये शुद्ध रहता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है यह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। और हाइड्रोजन को भैया भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से वो लोग मेरी सारी क्लासें देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई मुझे कमेंट आती हैं मैं देखता हुई हूं, एक भी क्लास कुछ लोग मेरी मिस नहीं करते। जितना आप प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। ओजोन परत के क्षरण का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था जोसेफ फोरमैन ने वर्ष 1985 में। पूछा जाए आपसे कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप बताएंगे मीथेन होता है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। अगला है आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? तो भाई जो पश्चिम बंगाल है ये जो राज्य है इसमें क्या है आर्सेनिक के द्वारा सबसे अधिक यहां पर जल प्रदूषण है। कहा गया है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला आर तो है कम उपयोग, दूसरा है पुनः चक्रण और तीसरा है पुनः उपयोग। मतलब क्या है? कम उपयोग का मतलब क्या है? रिड्यूस है ना। पुनः चक्र मतलब क्या है? रिसाइकिल। और पुनः उपयोग मतलब क्या है? रीयूज। इस तरह से क्या है 3 आर बनते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो भाई सिगरेट का धुआं होता है इसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये 2 प्रदूषक इसमें मुख्य रूप से होते हैं। अगला है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश है। जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप बताएंगे सिक्किम है। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली। पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे कन्नूर, जो कहां पर है? केरल में है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आप बताएंगे इंदौर। अगला है सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप बताएंगे गुवाहाटी। दुनिया का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप बताएंगे कोच्चि, जो कहां पर है? केरल में है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, तो ध्यान रखिएगा जो दुग्ध मेखला है और आकाश गंगा है ये क्या है? पृथ्वी की भैया मंदाकिनी है। ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य की उम्र कितनी है? तो आप बताएंगे लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आप बताएंगे 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? आप बताएंगे बुध ग्रह। पूछा जाएगा आपसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप बताएंगे यहां पर 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे शुक्र। अब देखिए सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर, ये बताइए किस ग्रह को कहा जाता है? तो भैया ये सभी जो नाम है यहां पर इस शुक्र ग्रह के नाम है। एग्जाम में आपको यहां से कुछ भी दिखाई दे कि आप बताइए कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो आप बताएंगे शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, जुड़वा ग्रह,
पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, प्रेशर कुकर, इतने सारे नाम यहां पर शुक्र ग्रह के हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा वह भारी ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा बृहस्पति। ठीक है। लाल ग्रह आपसे पूछा जाएगा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप बताएंगे मंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से ग्रह क्या है? लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको नाम दिया गया लाल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? भैया मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फीबस और डीमोस। ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? तो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस सूर्य के प्रकाश की भाई चाल है। पूछा जाएगा आपसे कि जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का भाई सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। आप लोगों ने सुना होगा कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं। क्या है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं। ये सभी ने सुना होगा। तो कितने वलय पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे 7 वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो भाई मेरे शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल से भी कम है। पूछा जाए आपसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे चंद्रमा है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। फिर इसके बाद उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप बताएंगे 22 दिसंबर को होता है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च को जो पृथ्वी पर दिन और रात हैं वो बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता हुआ तारा कौन सा है? तो आप बताएंगे ध्रुव तारा। ठीक है। बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है? ध्यान रखिएगा हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण क्या है? पूर्णिमा को होता है। ध्यान रखिएगा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। यदि पूछा जाए एक देशांतर में कितना अंतर होता है? तो आप बताएंगे 4 मिनट का अंतर होता है ना। 2 देशांतरों के मध्य जो है कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। आप देखिए यहां पर हम ग्रहों के नाम देख लेते हैं। जैसे आपको पता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे मंगल को कहा जाता है। शायद ये गलत हो गया है, यहां पर शनि को नहीं कहते, पीला ग्रह। काला ग्रह किसे कहा जाता है? काला ग्रह किसे कहा जाता है? काला ग्रह भैया शनि को कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। और जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। इसको आप सुधार लेना। जैसे मैंने बताया है शनि को भैया काला ग्रह कहते हैं और पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को। ठीक है। ये मिसप्रिंट है यहां पर। अगला है चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया? तो कब रखा गया था? 21 जुलाई 1969 को रखा गया था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने यहां पर पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा थे। जब पुरुषों में बात की जाए और महिला की बात की जाएगी तो आप बताएंगे कल्पना चावला। अब देखिए आपको पता है सूर्य के सबसे पास क्या है? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से क्या है? 8 ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पहले 4 ग्रह हैं इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह और जो बाद वाले 4 ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। तो हम कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आएंगे हमारे आंतरिक ग्रह के अंतर्गत और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आएंगे हमारे बाह्य ग्रह के अंतर्गत। ठीक है। अगला है अपसौर। अपसौर क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है? अधिकतम दूरी होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है और यह घटना
4 जुलाई को घटित होती है। और जब सूर्य और पृथ्वी की बीच की जो दूरी है न्यूनतम होती है, इसे कहा जाता है ऑफशोर की घटना, और एक घटित होती है 3 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए अगला है, यदि आपसे पूछा जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा यदि आपसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे मकर रेखा कहा जाता है। इतना ही वहां पर ध्यान रखें बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। भारत का जो मानक समय है आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है ना। ये क्या है, इससे ही क्या है हमारा मानक समय निर्धारित होता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है, चंद्रमा आ गया तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्रमा एवं सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए हम कुछ ज्वालामुखी से संबंधित पॉइंट देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के नाम लिखे हुए हैं, कुछ यहां पर हमने प्रसुप्त या फिर सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम लिखे हुए हैं। एक क्या है किलिमंजारो, पोपाई क्या है मृत ज्वालामुखी है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताएंगे बेरन है, जो कि अंडमान द्वीप में है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब भी आपका आंसर होगा बेरन। अब आपने देखा होगा आपके सिलेबस में भी क्या है, आपदाएं हैं, है ना। तो आप पता है ना जो आपदाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मानव जनित होती हैं और क्या है प्राकृतिक जनित होती हैं। मतलब क्या है, जो प्राकृतिक चीजों से होती हैं उनको कहा गया है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, और जो मानव के द्वारा घटित होती हैं उसे कहा गया है मानव जनित आपदा। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादलों का फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये सभी क्या है भैया प्राकृतिक आपदाएं हैं। यहां से कोई भी आपदा आपको एग्जाम में दी जाएगी और पूछा जाएगा यह कौन सी आपदा है, तो आप बताएंगे यह प्राकृतिक आपदाएं हैं। और यहां पर जो आप देख रहे हैं, कोई रासायनिक दुर्घटना हो गई, कोई परमाणु दुर्घटना हो गई, कोई महामारी फैली हुई है, कोई जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, सड़क सर्कट से आग लग गई है, ये सभी आपदाएं क्या हैं, मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर हम भूकंप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सीस्मोग्राफ से मापी जाती है या भूकंप लेखी से मापी जाती है। सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं, आप बताएंगे जापान में आते हैं। भूकंप मापन की इकाई क्या होती है, ये भैया रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसमें क्या होता है 0 से 9 तक के अंक अंकित होते हैं। समुद्र में उठने वाली जो भूकंपीय लहरें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सुनामी। ठीक है, सुनामी भैया जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत और गुजरात। सुनामी किस भाषा का शब्द है, बताइएगा जापानी भाषा का शब्द है। और एक कैसी आपदा है, अभी हमने पढ़ा है सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। रिएक्टर स्केल पर जो अंकित अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, तो आप बताएंगे 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा चक्रवात। जो चक्रवात में क्या होता है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर चीन में, फिलीपींस में, जापान में क्या है, चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हरिकेन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश में क्या है, चक्रवात ही कहा जाता है ना। और कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र में क्या है, इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिली। तो ध्यान रखिएगा किस देश में चक्रवात को क्या कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं पढ़ते। ठीक है,
अब हम क्या है यहाँ पर कुछ वायुमंडल की परतों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो आप बताएंगे मध्यमंडल होता है ना। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल में क्या है ओजोन परत पाई जाती है। और आंधी तूफान मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे वायुमंडल में वायु है, इसमें क्या है, वायुमंडल में अनेक गैसें मिश्रित हैं। जैसे हम बात करें वायुमंडल में कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन 78.08 ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 20.95 है ना। आर्गन कितना है, 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। परसेंट ध्यान रखिएगा, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए अब देखिए सबसे खतरनाक परावैंगनी किरणें कौन सी होती हैं, ये मैंने आपसे पूछा भी था कम्युनिटी टैब पर। ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक परावैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। और पौधों एवं जीवों के लिए सबसे नुकसानदायक कौन सी होती हैं, तो बताएंगे आप अल्ट्रावायलेट वी। अल्ट्रावायलेट के जो हानिकारक प्रभाव हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। इससे क्या क्या होता है, अल्ट्रावायलेट बी से क्या होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होना। तो ये सभी किससे होता है, ये होता है अल्ट्रावायलेट वी की वजह से, है ना। अब हम क्या है प्रमुख फसलें देखते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और क्या है नगदी फसल, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था जो वीडियो देखेगा वो बहुत फायदे में रहने वाला है। यहां पर हम बात करें पहली बात तो रबी फसल, बुआई कब की जाती है भैया की, अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये सभी क्या हैं, रबी की फसलें हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा चना और मटर बताइए कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर नगदी। तो वहां पर आपका आंसर होगा रबी का, है ना। तो आपको फसलों को पता होना चाहिए कि कौन सी फसल रबी में आएगी, कौन सी खरीफ में आएगी, कौन सी जायद में आएगी, कौन सी नगद फसल होगी और इनकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको 2 बार पढ़ लो, आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें खरीफ फसल की। खरीफ फसल की जो बुआई है वह जून जुलाई माह में की जाती है और खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। ठीक है, जैसे चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन आदि, ये सभी क्या है भैया, ये सभी हमारी खरीफ फसलें हैं। ठीक है, अब बात करें हम जायद की फसलें। ठीक है, जो कि मार्च से लेकर जुलाई माह का समय होता है। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां आदि, सभी क्या है भैया जायद की फसलों में आएंगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहां पर नकदी फसल, गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला आदि, जिनसे क्या है हमें नगद रूप में क्या है हमें आय होती है ना। और इन्हीं को कहा जाता है नगदी फसलें। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो आप क्या बताएंगे, हरित क्रांति का संबंध भैया खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो आप बताएंगे वर्ष 1966-67 में की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे एमएस स्वामीनाथन थे। ध्यान रखिएगा, जब भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाएगी तो आप बताएंगे एमएस स्वामीनाथन, लेकिन जब विश्व में बात की जाएगी तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। क्योंकि छात्र यहां पर क्या है गलती कर देते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। पूछा जाएगा आपसे कि एमएस स्वामीनाथन कौन थे, तो आप बताएंगे एमएस स्वामीनाथन भैया एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था, तो आप बताएंगे गेहूं की फसल पर। शुरुआत कब हुई थी इसकी भैया हरित क्रांति की, 1966-67 में हुई थी।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, मजा आ रहा ना क्लास में। अब हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां देखते हैं जहां से एग्जाम में भाई हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाए आपसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, पूछा जाए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भैया झींगा मछली से है और प्याज उत्पादन से है। ठीक है, झींगा क्या है? मछली की प्रजाति है ना। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, आप ही बताएं, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई, आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें? तो भाई आप लोग केवल इतना कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ से अवश्य शेयर करते जाना। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया फल और बागवानी में वृद्धि से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से। काली क्रांति का संबंध किससे है? आप बताएंगे बायोडीजल उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है ना। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे नदी जोड़ो परियोजना से है। हमने क्या है यहां पर सारी महत्वपूर्ण क्रांतियां पढ़ ली हैं जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या है और भी हम कुछ पढ़ते हैं यहीं से जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। मछली पालन क्या कहलाता है? आप बताएंगे पिसीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? या कहा जाए रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट हेतु जो शहतूत वृक्ष की कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? आप बताएंगे मोरिकल्चर कहा जाता है। बागवानी फसलों को उगाना उसे क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आप बताएंगे एपीकल्चर कहलाता है। साग सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? आप बताएंगे ओलेरीकल्चर कहलाता है। केंचुओं का उत्पादन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर कहलाता है। फल का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पूछा जाएगा सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे वनों के संवर्धन से है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, जिसे नेपाल में भैया सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देखिए हम क्या करते हैं ऊर्जा के संसाधन पढ़ते हैं। आपको पता है ना दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो वो है जिनका हम नवीनीकृत कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है नवीनीकरणीय संसाधन, और एक वो है जो एक बार उपयोग होने पर पुनः नवीनीकृत नहीं हो सकते, उनको हमने नाम दिया है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी कैसे हैं? अनवीनीकरणीय हैं। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? नवीनीकृत हो सकते हैं, इसलिए आएंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। इनको ध्यान रखिएगा, यहां से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा नवीनीकरण के अंतर्गत आएगा, कौन सा नहीं आएगा। देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा को क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, जैसा कि हम डिस्कस यहां पर पहले कर चुके हैं, वही यहां पर लिखा हुआ है।
जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जिसका निर्माण भाई जीवाश्म से होता है उसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन होगा। पूछा जाए बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे जेट्रोफा से, ये रतन जोत से, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जेट्रोफा क्या है या रतन जोत क्या है, तो आप बताएंगे कि जेट्रोफा या जो रतन जोत है यह एक बायोडीजल फसल है। ठीक है। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। किसका क्या होता है? मीथेन होता है। और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। और जो एलपीजी होता है इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि जो मीथेन गैस है इसका उत्सर्जन कहां से होता है, तो आप बताएंगे धान के खेत से, दलदली स्थान से और जुगाली करने वाले पशुओं से क्या है? मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला है वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो आपको पता है आज के समय में सीएनजी का भैया बहुत ही अधिक यूज हो रहा है वाहनों में, क्योंकि इससे क्या है? ना के बराबर प्रदूषण होता है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछा जाए सीएनजी का मुख्य संघटक क्या होता है, क्या बताओगे? मीथेन होता है। एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है? एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, आइसोब्यूटेन, ये क्या है? इनमें एलपीजी में होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एलपीजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का मतलब क्या होता है, सारे लिखे हुए हैं। अगला है एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी गैस में रिसाव होने लगता है तो एक विशेष तरह की दुर्गंध आती है। तो एक इसमें क्या दुर्गंध आती है? क्योंकि इसमें क्या है? एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है ना, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी गैस लीक हो रही है। ऐसा इसलिए इसमें इसको मिला देते हैं। इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा। अगला है कौन सा पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, तो आपको पता है सौर ऊर्जा से क्या है? बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।